हाय एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शालिनी क्लासेस में। मैं हूँ शालिनी। यहाँ पर मैं सोशल साइंस के आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी जो कि अति लघु उत्तरी में भी आते हैं, आपके शॉर्ट्स में पूछे जाते हैं। और आज जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं आपके पेपर से संबंधित क्वेश्चंस मैं महामैराथन की क्लास आपको दूंगी। इसके लिए जितने क्वेश्चंस हैं मैं फटाफट कर देती हूँ। और आप लोग की क्लासेस का जो 7 बजे 8 बजे का शेड्यूल था वो मैं चेंज कर रही हूँ। मैं आपकी क्लासेस का शेड्यूल आप सभी को टेलीग्राम पर भेज दिया है। और आपकी मैं यहाँ पर 3 4 5 क्लासेस एक दिन में अब लगाने वाली हूँ, ताकि जितने क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट एट द लास्ट ऑफ द मूवमेंट वो चीज़ें पूरी कवर हो जाएँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करिए एग्ज़ाम तक के लिए, और आप पंचुअलिटी को बनाइए और क्वेश्चंस को देखिए। छोटे छोटे वीडियोज़ मिलेंगे जहाँ पर आपको 15-15, 20-20, 30-30, 50-50 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो आपके एग्जाम में संबंधित हैं और सभी विषय के होंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये है सोशल साइंस आपका सामाजिक अध्ययन का। यहाँ पर मैं क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन में डेली आपको इस तरीके से अलग अलग विभिन्न सब्जेक्ट के आपको 4-5 क्लासेस मिलेंगी। आपको ये चीज़ें यहाँ पर होंगी। चलिए इसी के साथ देखते हैं क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन एक बहुत ही छोटा सा यूनिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। हमेशा आपको देखने को मिलता है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ। पानीपत की जो लड़ाई हुई है, आपने डीएड सेकेंड सेमेस्टर में काफ़ी कुछ पढ़ा था। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय, तीनों युद्ध कहाँ हुआ, तीनों की लड़ाई कब हुई और किनके बीच लड़ा गया। यह तीनों टॉपिक आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि तीनों से संबंधित प्रश्न आपको चाहे वो बहुविकल्पी बन सकता है, नहीं तो आपको अति लघु उत्तरी तो डेफिनेटली बन ही जाएगा। तो इसलिए आपको ऐसे टॉपिक्स को खुद प्रिपेयर करना है। तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो है वो 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न बहुत छोटी सी क्लास में आपको दूंगी, लेकिन इन क्लासेस में आपको सारे आपके सब्जेक्ट जो एक दिन में एक ही हो पा रहे हैं, 2 ही हो पा रहे हैं, वो आपके मल्टीपल हो जाएंगे। लेकिन आपको अपनी पंक्चुअलिटी अब मेंटेन कर लेनी। लास्ट के 10 डेज में अभी भी 10 दिन बचा है, आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है शिवाजी द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन से थे। शिवाजी के भी स्टोरी के बारे में आपके जो सिलेबस है उसमें मेंशन है। शिवाजी द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन से थे। कर यानी कि जो टैक्स होता है वो कौन सा था। तो चौथ का और सरदेश मुखी का 2 कर के नाम यहाँ पर आपको बताने हैं। एक कर का नाम है वो है चौथ का कर, और दूसरा जो है वो सरदेश मुखी है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। आज़ाद हिंद फौज की पराजय का मुख्य कारण क्या था। तो आपको पहली बात तो ये ध्यान रखना होगा आज़ाद हिंद फौज क्या थी, कब बनी, किसने गठित किया और क्यों बनी, उसका उद्देश्य क्या था। आपके ऐसे संबंधित प्रश्न बन जाएंगे। तो आज़ाद हिंद फौज की पराजय का जो मेन कारण जानने को मिला है वो ये है कि मोहन सिंह के हाथों में इसकी कमान दे दी गई थी। इनकी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनके सेनापति को इनकी पूरी कमान कंट्रोलिंग पावर दे दी थी, जिसके नेतृत्व ये चीज़ें हो रही थी। लेकिन मगर नेतृत्व क्षमता में कुशलता की, जो नेतृत्व की क्षमता होती है, हर किसी को कोई चीज़ की पदवी सौंप दो, ये ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ को संभाल ले जाए। तो नेतृत्व की जो क्षमता थी उसमें कुशलता की कमी और संगठन को सुचारू रूप से नहीं चला पाने के कारण कुछ समय बाद आज़ाद हिंद फौज का संगठन जो है वो मृतप्राय हो गया, ख़त्म हो गया। तो क्योंकि जो उसकी देख रेख में चीज़ें हो रही थी मोहन सिंह इनको प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से, सुदृढ़ तरीके से चला नहीं पाए, पूरा कंट्रोलिंग कर नहीं पाए। ये फौज वगैरह बनाई गई थी जो ब्रिटिश सरकार थी उनसे भारतीयों की सुरक्षा करने के लिए। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चौथा क्वेश्चन है भूमि का स्थायी बंदोबस्त किसने किया। भूमि का स्थायी बंदोबस्त किसने किया। तो यहाँ पर आप उत्तर बताइए है क्या। आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं। आपको 1 नंबर में पूछे, 2 नंबर में पूछे तो आप बहुत सिंपल प्रश्न बता सकते हैं कि भूमि का स्थायी बंदोबस्त रैयतवाड़ी और महालवाड़ी प्रथा, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी प्रथा का उल्लेखनीय एक स्थान है, बहुत ही प्रसिद्ध है, काफ़ी चर्चित है उस समय। हमारे देश में भूमि के स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये नाम आप बिल्कुल नहीं भूलेगा, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव जो आते हैं उस पर टिक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने सर्वप्रथम 1793 में लागू किया था। मतलब किसने किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब किया, 1793 में किया। और 1947 से लेकर 48 तक स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली संपूर्ण देश में 24% भूमि पर लागू कर दी गई थी। 24% लैंड पर 24% लागू कर दी गई थी। तो ध्यान रखिएगा कि किसने किया था, आपसे यही पूछा गया था। राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 5वां क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपके ऐसे क्वेश्चंस भी अगर आप कर ले जाते हैं 10 दिनों के अंदर तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। 5th देखिए, जैवमंडल क्या है।
मैं जैवमंडल में क्या है, जैवमंडल क्या होता है, आप इसके बारे में क्या जानते हैं, तो आप लिख सकते हैं। देखिए जैवमंडल, स्थल मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल, ऐसे आपको प्रश्न आपके ज्योग्राफी के सेक्शन से बन जाएंगे। तो जैवमंडल किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं कि जैवमंडल पृथ्वी के उस परिवेश को कहा जाता है, कैसे स्फेयर को कहा जाता है, कहते हैं हम या कहते आ रहे हैं, जहाँ पर जीवन पाना या जीवन जीना संभव है, जहाँ पर जीवन पाने की संभावना है, जीवन वहाँ पर है, जीवन वहाँ पर वास करता है। अर्थात पृथ्वी के धरातल से लेकर बहिर्मंडल तक वातावरण को जैवमंडल, पृथ्वी के धरातल से, पृथ्वी के सरफेस से लेकर बहिर्मंडल के वातावरण तक के पूरे कवरेज को हम जैवमंडल कहते हैं, बायोस्फीयर जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। आगे बढ़िए इसी के साथ, हिमालय के 2 प्रमुख दर्रों के नाम, मैंने तो कई सारे ले लिए ताकि आपको इनमें से कोई ना कोई ज़रूर याद रहे। हिमालय के 2 प्रमुख दर्रों के नाम लिखने को है, या आपको ऑब्जेक्टिव में टिक करने को भी आ सकता है। तो आप 2 प्रमुख दर्रों के नाम जो आपसे पूछ रहा है, उसमें आप काराकोरम दर्रा लिख सकते हैं, उसमें आप रोहतांग दर्रा लिख सकते हैं, बाड़ा राचा लिख सकते हैं, बुर्जिल दर्रा लिख सकते हैं, जोजिला लिख सकते हैं, पीर पंजाल लिख सकते हैं, सिपकिला लिख सकते हैं, नाथुला दर्रा लिख सकते हैं। तो आप उसमें से बहुत सारे ऐसे दर्रों के नाम मैंने लिए हैं, जो कि आपको जो भी याद रहे उस वक्त आप उसको लिख सकते हैं, या तो आपको बहुविकल्पी में आ रहा है तो आप उसको वहाँ पर टिक भी कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान, ये टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इसलिए आप लिखने के लिए मत परेशान हो, इससे अभी देख लीजिए प्रश्नों को, इनके उत्तर देख लीजिए। आगे बढ़िए, 7वां प्रश्न है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 कारक बताइए। भारत की जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है, उसको प्रभावित करने वाले 3 कारक जो है, फैक्टर्स जो उनका उल्लेख करना है। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख नियंत्रण में अक्षांश 1, ऊंचाई 2, वायुदाब और पवनें। ठीक है, अक्षांश की वजह से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने को मिलता है, अलग अलग जगहों पर बहुत ज़्यादा हाइट होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है, एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हवाओं का जो ये घुमाव है उसकी वजह से भी काफ़ी जलवायु में प्रभाव पड़ता है। अच्छा भी पड़ता है, बुरा भी पड़ता है, दोनों तरीके से हमको हर जगह देखने को चीज़ें मिलती हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वन संरक्षण के प्रमुख उपाय बताइए। आपको जंगल को बचाने के क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं, आपको वह बताना है, क्या क्या आप करेंगे, क्या क्या हो सकता है। तो वनों की कटाई पर रोक, वनों की कटाई पर रोक, सबसे पहले आपको यही करना होगा, क्योंकि वन कटेगा तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि वनों की कटाई पर कठोरता से अगर आप रोक लगा देंगे तो डिफॉरेस्टेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि जड़ें मिट्टी को बांध के रखती हैं। ठीक है, ध्यान रखना, आप अपने उपभोग के लिए जंगलों को काट रहे हो तो लगाओ एक नया पेड़। तो आग से बचाना, जंगल में आग नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, आप जो है ऐसे सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखें कि जंगल में पशु पक्षी उनके घर हैं, जानवर हैं, घोंसले हैं, पेड़ पौधे वनस्पति है, तो वो चीज़ बचे रहनी चाहिए, उनमें आग नहीं लगनी चाहिए। परिवहन के मार्गों का विकास, परिवहन, वनों को सुरक्षित रखने के लिए जंगली क्षेत्रों में सड़कों का विकास और संचार के साधनों का विकास करना नितांत आवश्यक है। आप वनों को सही तरीके से सुरक्षित रखने के लिए, उनको बचाने के लिए जंगली क्षेत्रों में जो सड़क है उनको आप विकास करवा दो। आप लोग जंगल सफारी घूमने जाते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग पार्क घूमने जाते हैं, तो देखिए बीच में रोड दी गई रहती, कभी कच्ची रहती, कभी पक्की रोड रहती है, अलग अलग तरीके से। तो आप ऐसा नहीं करिए कि आप जो है रास्ता बनाने के लिए, एक बार बन गया तो बन गया, तो आपको ये तमाम चीज़ें करनी है जिससे आपका ये वन संरक्षण का उपाय रहे, आप उसको प्रोटेक्टेड कर सकें, क्योंकि हमारे आने वाले भविष्य के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। तो ऐसे आप 3-4 पॉइंट को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, मैंने एकदम मिले जुले प्रश्न लिए हैं, कोई पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं लिया है। 9th क्वेश्चन है, कुटीर उद्योग किसे कहते हैं, कुटीर उद्योग क्या होता है। कुटीर उद्योग सामूहिक रूप से उस उद्योग को कहते हैं, कुटीर उद्योग हम ऐसे उस उद्योगों को कहते हैं या होता है जिसमें उत्पाद और सेवाओं का सृजन अपने घर में किया जाता है। जो प्रोडक्ट बनता है, जो आउटपुट निकलता, जो सेवाएं होती है, उसका जो सृजन है वो अपने ही घर में ही किया जाता है, ना कि बड़े किसी फर्म में जाकर, बड़ी इंडस्ट्री में जाकर, बड़े किसी फैक्ट्री में जाकर, ऐसा कुछ भी नहीं। वो अपने हाथों से, अपने हस्तकौशल से निर्मित किया जाता है। कुटीर उद्योग में कौशल कारीगरों द्वारा जो कम पूंजी में अधिक कुशलता से अपने हाथों के माध्यम से घरों की वस्तुओं का निर्माण करते हैं, वो कुटीर उद्योग में आते हैं। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे कुटीर उद्योग के सामान छोटे बड़े होते हैं, घर के घरेलू सामान बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हस्तशिल्प में आते हैं, हस्तशिल्प की तरह कार्य होते हैं, वो हमारे कुटीर उद्योग में आते हैं। तो आप इनकी धनराशि का भी उल्लेख वगैरह करके लिख सकते हैं, अगर आपको लिखना है तो आप वैसा भी कुछ बता सकते हैं, इतना क्राइटेरिया है, ये चीज़ें हैं, और आप कुछ उदाहरण भी इसमें दे सकते हैं, तो आपका ये आंसर जो है वो परिपूर्ण हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आई बातें, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्लास जिन्हों को पसंद आ रही, जिन्हें क्या सभी को आ रही क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए करवाए जा रहे हैं, तो लाइक करना भूलें। ठीक है, अब मैं मेहनत कर रही हूँ तो आप भी ध्यान रख लीजिए। चलिए 10th देखिए,
गैर परंपरागत ऊर्जा के दो साधन, परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा के बारे में है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा के दो साधनों का उल्लेख कीजिए। तो कह सकते हैं कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के दायरे में सौर ऊर्जा आएगी, सोलर एनर्जी आएगी, पवन ऊर्जा आएगी, जल विद्युत आएगा, बायोगैस आएगी, हाइड्रोजन है, ईंधन की कोशिकाएं हैं, विद्युत है, बहुत कुछ ऐसा है, समुद्री ऊर्जा है, भूतापी ऊर्जा, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, क्लियर। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपके लिए आज शुरुआत की है, तो ये आपके 10 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। क्या आपको इस तरह से और प्रश्न करने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे। अपने टाइम पर आइए, पंचुअलिटी बनाइए, सीखिए, समझिए। कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।